हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल एग्ज़ाम जर्नी में। तो रेडी हो जाइए आज के इस सेशन को अटेंड करने के लिए, जो कि मोस्ट इम्पोर्टेंट होने वाला है एवरी कंपटीशन एग्ज़ामों के लिए। आज हम बात करने वाले हैं, जैसे कि आपको टाइटल से पता चल गया होगा, गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया के बारे में। ठीक है, हमारे इंडिया में जब ब्रिटिश कंपनी आई, उसके बाद किस तरह से जो उनके गवर्नर्स हैं, जनरल्स हैं, चेंज हुए, किस तरह से बने, हम उनके बारे में हम बात करने वाले हैं। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं आपके हमारे इस नए सेशन को। ठीक है, देखिए सबसे पहले क्या हुआ था। गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल, जब ईस्ट इंडिया कंपनी हमारे इंडिया में एंटर करती है तो क्या होता है, ईस्ट इंडिया कंपनी का पूरा जो कंट्रोल होता है, ठीक है, वो एक गवर्नर को सौंप दिया जाता है, जिसे कहते हैं गवर्नर ऑफ बंगाल। ठीक है, और ये टाइम पीरियड की बात है 1773 से 1833 तक। ठीक है, व्हेन ईस्ट इंडिया कंपनी कम टू इंडिया इट कंट्रोल्ड बंगाल थ्रू ए पोस्ट। ईस्ट इंडिया कंपनी का जो कंट्रोल है, पूरा की पूरा कंट्रोल, वो बंगाल से होता था। ठीक है, और उसमें एक पोस्ट का नाम था, उसे हम क्या कहते हैं, गवर्नर ऑफ बंगाल। उस समय जो हमारे फर्स्ट गवर्नर होते थे, ठीक है, हमारे क्या, ठीक है, वो तो अंग्रेज़ों के थे। तो उस समय जो अंग्रेज़ों का फर्स्ट गवर्नर हुआ करता था, उसका नाम था रॉबर्ट क्लाइव। ठीक है, जैसे कि आपको इस तरह लिखा हुआ दिख रहा है, फर्स्ट गवर्नर ऑफ बंगाल, हम उसको बोलते थे, रॉबर्ट क्लाइव को। ठीक है, परंतु जो अन्य ब्रांच थी ईस्ट इंडिया कंपनी, भाई एक जगह नहीं थी, वो बॉम्बे में भी थी, मद्रास में भी थी, है ना, सूरत में भी थी। तो वहाँ के अलग अलग गवर्नर हुआ करते थे। ठीक है, वहाँ के अलग अलग गवर्नर हुआ करते थे, पर जो मेन हेड था, क्योंकि हम पहले बोलते थे कि इंडिया का शासन बंगाल से चलता था। ठीक है, तो इस तरह से बंगाल का जो गवर्नर था वो था रॉबर्ट क्लाइव। ठीक है, अब उसके बाद क्या होता है, उसके बाद क्या होता है, रेगुलेटिंग एक्ट आता है। ठीक है, जो इंग्लिश इंग्लिश लोग होते हैं वो रेगुलेटिंग एक्ट लेकर आते हैं, और ये बात होती है 1773 की। ठीक है, 1773 से क्या होता है, जब रेगुलेटिंग एक्ट इंडिया में आता है तो उससे जो गवर्नर ऑफ बंगाल की जो पोस्ट होती है, ठीक है, गवर्नर और बंगाल की पोस्ट को चेंज कर दिया जाता है, उसको बोल दिया जाता है गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल। ठीक है, उसकी पोस्ट के नाम, जो नाम होता है, उसको चेंज करके गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल बोल दिया जाता है। और उस समय फर्स्ट गवर्नर ऑफ जनरल ऑफ बंगाल बने थे, वो कौन थे, लॉर्ड वॉरेन हॉस्टिंग। ठीक है, फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल कौन था, वॉरेन हॉस्टिंग। लॉर्ड क्या बोला, लॉर्ड तो गलत है ना, लॉर्ड नहीं बोल सकते। ठीक है, वो लगाते थे इंग्लिश अपने नाम से पहले लॉर्ड लगाते थे। अब लॉर्ड का मतलब तो भगवान हो जाता है, ईश्वर हो जाता है, वो कोई ईश्वर थोड़ी ना थे। उसको हम सीधे सीधे नाम से संबोधित करेंगे। ठीक है, क्या नाम था, वॉरेन हॉस्टिंग। वो फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल था। ठीक है, क्योंकि इससे क्या हुआ कि हमारे इंडिया में जो ईस्ट इंडिया कंपनी की दूसरी ब्रांचें थीं, ठीक है, उन सब का नियंत्रण भी गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल के हाथों में आ गया। ठीक है, अब ईस्ट इंडिया कंपनी की सभी ब्रांचों का जो कंट्रोल है वो गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल के द्वारा हुआ करता था। ठीक है, सबका कंट्रोल एक ही बना दिया गया। थ्रू दिस एक्ट गवर्नर ऑफ बॉम्बे एंड मद्रास वर्क अंडर द गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल। मद्रास एंड बॉम्बे के जो ब्रांचें थीं इस कंपनी की, वो भी इसके अंदर ही आ गईं। ठीक है, जो फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल कौन थे, लॉर्ड वॉरेन हॉस्टिंग, और फर्स्ट गवर्नर बंगाल कौन था, वो था रॉबर्ट क्लाइव। ठीक है, याद कर लेना, हॉस्टिंग से होस्ट किया, गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल की पोस्ट को होस्ट किया तो हॉस्टिंग। ठीक है, देखिए अब क्या होता है, गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया के बारे में बात होती है। ठीक है,
उसके बाद रेगुलेटिंग एक्ट से तो वो आ गया, उसके बाद इंग्लिश लोग दोबारा से एक एक्ट लेकर के आए, ठीक है। और ये एक्ट होता है, कब आता है, 1833 को आता है, ठीक है। इस साल ये एक्ट आता है। और इसमें क्या होता है कि जो गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल की जो पोस्ट होती है उसको गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया कर दिया जाता है। इस समय तक क्या होता है कि इंडियन के लोगों को पता चल जाता है कि ये हमारे ऊपर गुलामी कर रहे हैं, मतलब हमको गुलाम बना दिया गया है, ठीक है। और वो क्या कर देते हैं, विद्रोह कर देते हैं, ठीक है। जगह जगह नारे लगने लग जाते हैं, विरोधी विपक्ष विरोध करने लग जाते हैं इंडिया वाले कि भाई ऐसा नहीं करना चाहिए, ठीक है, आपको यहाँ से जाना चाहिए। तो इस विरोध को शांत करने के लिए वो एक चाल चलते हैं। और चाल क्या चलते हैं कि गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल की पोस्ट को बदल करके गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया की पोस्ट बना देते हैं, ठीक है। हालांकि कंट्रोल अंग्रेजी कर रहे हैं, परंतु उन्होंने नाम पोस्ट को चेंज कर दिया बस। अब फर्स्ट गवर्नर जनरल जो इंडिया थे उसका नाम क्या था, विलियम बेंटिक, ठीक है, वो बने थे विलियम बेंटिंग। दिस पोस्ट वाज मेनली फॉर एडमिनिस्ट्रेटिव पर्पस। ये क्या था, एक एडमिनिस्ट्रेटिव पर्पस से बनाई गई थी, ठीक है, एक प्रशासनिक पर्पस से बनाई गई पोस्ट थी। रिपोर्टेड टू द कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स ऑफ द ईस्ट इंडिया कंपनी, रिपोर्ट करने के लिए ईस्ट इंडिया कंपनी के डायरेक्टर्स को रिपोर्ट करने के लिए, ठीक है, कि यहाँ पर इसका शासन इस तरह चल रहा है। तो ये 1883 की बात है, ठीक है। पहले चार्टर एक्ट आया, उसके बाद पहले रेगुलेटिंग एक्ट आया, उसके बाद अब चार्टर एक्ट आया है। इसमें भी पोस्ट को नाम बदल दिया गया है, इसका नाम कर दिया गया है गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया, ठीक है। और जो फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया बना था वो कौन था, विलियम बेंटिक था, ठीक है। अब क्या होता है, जब इंडिया के लोगों को और परेशान किया जाता है और गुलामी में रखा जाता है, तो इस पोस्ट के थ्रू आफ्टर द 1858, ठीक है, 1857 में इंडिया में रिवॉल्ट होता है। 1857 का विद्रोह से बोलते हैं, ठीक है, आपने खूब पढ़ा होगा, सभी जानते हैं इसके बारे में। जब 1857 का विद्रोह होता है, ठीक है, जगह जगह पर इंडिया के लोग अंग्रेज़ों के खिलाफ नारेबाजी करते हैं, विद्रोह कर देते हैं, ठीक है, लड़ाइयाँ हो जाती हैं। तो द कंपनी रूल वाज एबोलिश्ड, जो कंपनी का जो नियम होता है उसको एबोलिश हो जाता है, वो ख़त्म हो जाता है। एंड इंडिया कम अंडर द डायरेक्ट कंट्रोल ऑफ द ब्रिटिश क्राउन। जहाँ से कंपनी आई थी, कहाँ से थी, ब्रिटिश से, ब्रिटेन से, ठीक है। अब 1857 के विद्रोह के बाद में जो ईस्ट इंडिया कंपनी का जो पूरा कंट्रोल था, जो कि गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया के द्वारा हाथों में था, अब उसका कंट्रोल सीधे ब्रिटेन के हाथों में चला जाता है, ठीक है। मतलब ये हुआ कि हमारा इंडिया का पूरा की पूरा कंट्रोल डायरेक्ट ब्रिटेन के हाथों में चला गया, पूरा इंडिया किसी दूसरे के कब्जे में आ गया, ठीक है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट, अब क्या होता है, लोगों की अपीलें वहाँ पर दर्ज की जाती हैं कि भाई जो ईस्ट इंडिया कंपनी है वो लोगों पर, इंडिया के लोगों पर अत्याचार कर रही है, ठीक है, इस तरह से गुलाम बनवा रही है, बंधुआ मजदूर उनको बनवा रही है, उनके ऊपर कर लगा दिए गए हैं, ठीक है। और इस तरह से तो ब्रिटेन के लोग ईस्ट इंडिया कंपनी का जो प्रशासन है, जो कंट्रोल है, वो अपने हाथों में ले लेते हैं, ठीक है। और एक एक्ट पास होता है वहाँ से, जो कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट के नाम से जाना जाता है। और इसमें क्या होता है, इस एक्ट के पास होने के बाद में जो गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया की पोस्ट होती है वो वायसराय ऑफ इंडिया की पोस्ट बदल दी जाती है। गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया के बाद में उसकी पोस्ट कर दी जाती है वायसराय ऑफ इंडिया, ठीक है। द वायसराय वाज अपॉइंटेड डायरेक्टेड बाय ब्रिटिश गवर्नमेंट। और इस वायसराय को किसके द्वारा अपॉइंट किया गया था, ब्रिटिश गवर्नमेंट के द्वारा अपॉइंटमेंट किया गया था इसको, ठीक है। मतलब ईस्ट इंडिया कंपनी का पूरा जो कंट्रोल है वो ब्रिटेन के गवर्नमेंट के हाथों द्वारा ही हो रहा है। द फर्स्ट वायसराय ऑफ इंडिया लॉर्ड कैनिंग, और जो फर्स्ट वायसराय बना था उसका नाम था लॉर्ड कैनिंग, ठीक है। अब लॉर्ड कैनिंग के बाद में वायसराय की पोस्ट रहती है, और उसके बाद जब इंडिया इंडिपेंडेंट होता है तो वापस से गवर्नर ऑफ इंडिया की पोस्ट अप्लाई कर दी जाती है, ठीक है। अब क्या होता है, देखिए फर्स्ट से देख लेते हैं। जो वॉरेन होस्टिंग थे, वॉरेन होस्टिंग, ठीक है, वो उनकी पोस्ट कब से कब तक रही, 1773 से लेकर के 1785 तक। इसमें
वॉरेन होस्टिंग के जो टाइम पीरियड होता है उसमें क्या क्या होता है, एक तो रेगुलेटिंग एक्ट पास होता है, उसके बाद एक पिट्स इंडिया एक्ट भी पास होता है। पिट्स इंडिया एक्ट जो होता है वो 1784 में होता है, ठीक है। और रोहिल्ला वॉर स्टार्ट हो जाता है इस समय 1774 में होता है ये। और फर्स्ट मराठा वार, मराठाओं की जो फर्स्ट लड़ाई होती है, और ट्रीटी ऑफ सालवाई, ठीक है, आपको अच्छी तरह से याद होगी ये ट्रीटी ऑफ सालवाई, ये भी वॉरेन होस्टिंग के टाइम पीरियड में होती है। और सेकंड मैसूर वार, ठीक है, सेकंड मैसूर वॉर भी स्टार्ट हो जाता है, ठीक है। अब लॉर्ड कॉर्नवालिस 1786 से 1793 तक जो टाइम पीरियड होता है वो होता है लॉर्ड कॉर्नवालिस का, ठीक है। अ, इसमें क्या होता है, इसमें थर्ड मैसूर वॉर स्टार्ट हो जाती है, ठीक है। सेकंड मैसूर वॉर तो लॉर्ड उसके विलियम बेंटिक के समय पे हुई थी, इसके समय पे थर्ड मैसूर वॉर स्टार्ट हो जाती है। और इसके समय पर और क्या होता है, श्रीरंगपट्टनम की संधि भी होती है, ट्रीटी ऑफ श्रीरंगपट्टनम, ठीक है। कॉर्नवालिस कोड अप्लाई होता है, और परमानेंट सेटलमेंट ऑफ बंगाल, ये भी स्कीम स्टार्ट हो जाती है 1793 में, ठीक है, लॉर्ड कॉर्नवालिस के समय में। उसके बाद हमारा जो होता है वो बनता है लॉर्ड वेलेस्ली, ठीक है। लॉर्ड वेलेस्ली जो होते हैं वो सब्सिडरी अलायंस लेकर के आते हैं, सब्सिडरी अलायंस, सहायक गठबंधन, इंट्रोडक्शन ऑफ द सब्सिडरी अलायंस सिस्टम इन इंडिया 1798 में, ठीक है। और जो इसके समय में फोर्थ मैसूर वॉर होता है वो स्टार्ट हो जाती है, सेकंड मराठा वार स्टार्ट हो जाता है, ठीक है। टाइम पीरियड आपको दिख ही रहा है 1798 से 1805 तक रहते हैं ये। उसके बाद लॉर्ड मिंटो आते हैं, ठीक है, लॉर्ड मिंटो फर्स्ट, इसका जो टाइम पीरियड है वो 1807 से 1813 तक रहता है, ठीक है। इसके समय में एक चीज़ होती है ट्रीटी ऑफ अमृतसर, ठीक है, अमृतसर की संधि होती है, किसके साथ में होती है, रणजीत सिंह के साथ में होती है, ठीक है। अब आप एक देखना ट्रीटी ऑफ अमृतसर के बारे में कि किस तरह से ये संधि हुई थी, जो कि 1809 की बात है, उस समय में ये होती, ठीक है। उसके बाद क्या होता है, लॉर्ड होस्टिंग होते हैं। लॉर्ड होस्टिंग की जो टाइम पीरियड होता है वो 1813 से 1823 तक रहता है, ठीक है। इसके टाइम पीरियड में 1813 से लेकर के 1823 तक होता है। इसके टाइम पीरियड में क्या होता है कि एंग्लो नेपाल वार, ठीक है, ये स्टार्ट हो जाती है। एंड ट्रीटी ऑफ सागौली, सागौली की संधि इस समय होती है, 1816 की बात है ना। थर्ड मराठा वार स्टार्ट होता है। और क्या होता है, डिसोल्यूशन ऑफ मराठा कॉन्फेडरेसी, मराठाओं को एक तरीके से अपराजित होना स्टार्ट कर दिया जाता है। एंड एस्टेब्लिश ऑफ रैयतवाड़ी सिस्टम, ये मेन चीज़ है आपके लिए, ठीक है, कि इंडिया में यह रैयतवाड़ी सिस्टम को कौन इंट्रोड्यूस करता है, तो ये करते हैं हमारे लॉर्ड होस्टिंग, ठीक है। और ये रैयतवाड़ी सिस्टम कब इंट्रोड्यूस किया था, एस्टेब्लिश कब हुआ था, 1820 की में हुआ था, ठीक है। अब नेक्स्ट है लॉर्ड एम्फरेस्ट, ठीक है। इसके समय पे क्या हुआ था कि फर्स्ट बर्मा वार स्टार्ट होता। बर्मा पहले म्यांमार को बोलते थे, आज के समय में जिसका नाम म्यांमार है उसको पहले बर्मा बोलते थे, ठीक है। बर्मा में एक जेल हुआ करती थी रंगून, है ना, उस जेल में क्या हुआ था याद है। तो फर्स्ट म्यांमार युद्ध है, मतलब बर्मा का वॉर है, वो स्टार्ट हो गया था इसके समय पे बस, ठीक है। उसके बाद आता है लॉर्ड विलियम बेंटिक, उसके समय पे 1828 से 1835 इसका टाइम पीरियड रहता है। परंतु इसके समय पे एक मेन चीज़ ये करवाता है, पहले क्या हुआ था, सती सिस्टम हुआ करता था, ठीक है। हस्बैंड की मौत के बाद में वाइफ को भी उसके साथ में सती होना पड़ता था, तो इसको ये बैन करवा देता है, ठीक है। ट्रिक से याद कर लेना, बेंटिक नाम है तो बैन करवा दिया, तो इसने जो सती सिस्टम है उसको बंद करवा दिया कि भाई ये नहीं होगा। और ये किसके द्वारा बने थे आपको पता ही होगा, अभी बताया था, चार्टर एक्ट के द्वारा ये विलियम बेंटिक आए थे, ठीक है। बेंटिक बैन करवा देता है, किसको बैन करवा देता है, सती सिस्टम को बैन करवा देता है, एबोलिशन ऑफ सती सिस्टम करवा देता है 1829 को, ठीक है। उसके बाद आते हैं हमारे ऑकलैंड, ठीक है, ये कौन होते हैं, इसके समय पे अफ़गान वार स्टार्ट हो जाता है अफ़गानिस्तान में, फर्स्ट अफ़गान वॉर स्टार्ट हो जाता है,
ठीक है। उसके बाद आते हैं होर्डिंग्स। फर्स्ट, इसके समय पे क्या होता है कि फर्स्ट एंग्लो सिख वार, एंग्लो और सिख वार, सिख सब जानती हैं, इनके बीच में युद्ध शुरू हो जाता है और ट्रीटी ऑफ लाहौर होती है, ठीक है, एक संधि होती है लाहौर की संधि। और सोशल रिफॉर्म्स लाइक एबोलिशन ऑफ फीमेल इन्फेंटिसाइड, ठीक है, इसको बंद कर दी जाता है, फीमेल इन्फेंटिसाइड को बंद कर दिया जाता है। इस समय में कौन इस काम को कौन करता है? लॉर्ड हार्डिंग करते हैं, ठीक है। सोशल रिफॉर्म्स जो होते हैं जैसे कि फीमेल इन्फेंटिसाइड, इसको बंद करवा देते हैं, ठीक है। ये मेन घटना होती है उस समय की। उसके बाद आता है लॉर्ड डलहौजी। अब ये मैन है हमारे इंडिया में, फादर ऑफ मॉडर्न इंडिया, लॉर्ड डलहौजी एक तरीके से इसको बोल सकते हैं, है ना। सेकंड एंग्लो सिख वार स्टार्ट होता है, ठीक है। एनेक्सेशन ऑफ लोअर बर्मा, जो बर्मा है उसका एनेक्सेशन स्टार्ट हो जाता है, ठीक है। और डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स, इसको वुड्स इंडिया डिस्पैच भी बोलते हैं, ये इसे ही इंट्रोड्यूस यही लेकर आया था, इसको डलहौजी, लॉर्ड डलहौजी लेकर आए थे। और इंडिया में रेलवे लाइन बिछाने का श्रेय भी इनको जाता है, जो कि कहाँ से थी? बॉम्बे टू थाने इन 1853, लॉर्ड डलहौजी के समय फर्स्ट रेलवे लाइन, ठीक है। और इस्टेब्लिशमेंट ऑफ पीडब्ल्यूडी का इस्टेब्लिशमेंट भी इसी के दौरान आता है। इंडिया में केबल तार मोबाइल फ़ोन जो पहले हुआ करते थे, ठीक है, उसको भी इसी ने स्टार्ट करवाया, लॉर्ड डलहौजी ने, ठीक है। तो एक तरीके से इनको फादर ऑफ मॉडर्न इंडिया भी बोलते हैं। रेलवे का काम उन्होंने करवाया। डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्सिस लेकर आए, वुड्स इंडिया डिस्पैच, ठीक है, ये आया। और एंग्लो सिख वार भी इसी के समय, सेकंड एंग्लो सिख वार स्टार्ट हुई और पीडब्ल्यूडी का स्टेब्लिशमेंट इन्होंने किया, ठीक है। उसके बाद आते हैं लॉर्ड कैनिंग। लॉर्ड कैनिंग के समय पे क्या होता है? इंडिया में 1857 का विद्रोह चल रहा होता है, ठीक है। 1857 के विद्रोह में क्या होता है कि इस्टेब्लिश करते हैं ये अंडर यूनिवर्सिटी एट कलकत्ता, मद्रास एंड बॉम्बे। लॉर्ड कैनिंग जो होता है वो इंडिया के लोगों के लिए एक तरीके से शिक्षा में बढ़ावा देने के लिए लॉर्ड कैनिंग इंडिया में 3 यूनिवर्सिटी इस्टेब्लिश करते हैं। वो कहाँ कहाँ पर हैं? कलकत्ता, मद्रास एंड बॉम्बे। और 1857 की ही ये बात होती है, ठीक है। 3 यूनिवर्सिटियाँ इस्टेब्लिश होती हैं, कलकत्ता, मद्रास और बॉम्बे में, ठीक है। ये फर्स्ट यूनिवर्सिटी थी हमारे इंडिया में। उससे पहले वैसे हुआ करती थी, परंतु मॉडर्न इंडिया की बात करते हैं तो ये पहली हो गई। उसके बाद एबोलिशन ऑफ ईस्ट इंडिया कंपनी एंड ट्रांसफ़र ऑफ कंट्रोल ऑफ द क्राउन बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858। मतलब जो ईस्ट इंडिया कंपनी का जो शासन है वो ईस्ट इंडिया कंपनी से हट करके वो चला जाता है ब्रिटिश सरकार के हाथों में, ठीक है। अब डायरेक्ट कंट्रोल जो है वो ब्रिटेन के हाथों में हो जाता है इंडिया का। और इसी के समय पे इंडियन काउंसिल एक्ट भी आता है, वो 1861 में आता है, लॉर्ड कैनिंग के समय पे, ठीक है। उसके बाद लॉर्ड जॉन लॉरेंस आते हैं। लॉर्ड जॉरेंस इसके समय पे भूटान वॉर स्टार्ट हो जाती है ना। और इंडिया में हाई कोर्ट इस्टेब्लिशमेंट होता है। 3 हाई कोर्ट बनते हैं, कोलकाता, बॉम्बे एंड मद्रास। इनमें यूनिवर्सिटी भी बनी थी, ठीक है, और यहाँ हाई कोर्ट भी बनते हैं। यूनिवर्सिटी किसने बनाई थी? ठीक है, अभी बताया ना। तो इसके समय पे लॉरेंस के समय पे क्या होता है? कैलकाटा, बॉम्बे एंड मद्रास, इनमें हाई कोर्ट बनाए जाते हैं। उसके बाद आता है लॉर्ड लिटन। लिटन के समय पे पत्रकारिता में ज़्यादा विकास हुआ, क्योंकि ये वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट लेकर के आए थे, आर्म्स एक्ट लेकर आए थे, है ना। और सेकंड अफगान वार भी स्टार्ट हो गई इनके समय पे। क्वीन विक्टोरिया एज्यूम्स द टाइटल ऑफ केसर हिंद और क्वीन एम्प्रेस ऑफ इंडिया, जो विक्टोरिया थी, क्वीन विक्टोरिया, रानी विक्टोरिया, वो एज्यूम्ड द टाइटल ऑफ केसर हिंद। केसर हिंद का टाइटल किसको दिया गया है? बताना। सेकंड अफगान वॉर की बात है ये, है ना, 1876 से 1880 के बीच में। उसके बाद लॉर्ड रिपन आते हैं। रिपन जो होता है वो वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट ये भी लेकर आते हैं, ठीक है। फर्स्ट फैक्ट्री एक्ट, गवर्नमेंट रेजोल्यूशन ऑन लोकल सेल्फ गवर्नमेंट। इंडिया में उद्योग
जो एक्ट है उद्योग चलाने का एक्ट, वो यही लेकर आते हैं। और गवर्नमेंट रेजोल्यूशन ऑफ लोकल सेल्फ गवर्नमेंट का नियम भी यही लेकर आते हैं। ठीक है, द एल्बर्ट बिल इन्हीं के समय पास होता है। और हंटर कमीशन भी, हंटर कमीशन क्या है, शिक्षा के लिए आया था हंटर कमीशन। ठीक है, कि हर लोगों को शिक्षा दी जाए। तो इनका नियम, इनका जो रिपन है इनके समय में ही आया था, और ये 1882 की बात है। ठीक है, हंटर कमीशन। उसके बाद लॉर्ड डफरिन, इंडिया में लॉर्ड डफरिन बने। ठीक है, उसके बाद क्या हुआ है, थर्ड बर्मा वार स्टार्ट हो जाती है। बर्मा वही म्यांमार, उसमें तीसरा युद्ध शुरू हो जाता है। और इन्हीं के समय लॉर्ड डफरिन के कार्यकाल में ही इंडियन नेशनल कांग्रेस की स्थापना होती है 1885 में। ठीक है, अच्छा डेट याद बताना, डेट और है इसकी कि कब स्टार्ट कब इस्टेब्लिशमेंट हुई। ठीक है, INC इंडियन नेशनल कांग्रेस, द ग्रैंड में ओल्ड मैन ऑफ इंडिया का नाम पता होगा आपको, दादा भाई नेहरू, जिन्होंने इसको नाम दिया कांग्रेस, इंडियन नेशनल कांग्रेस। इसकी डेट बताओ कब इस्टेब्लिश हुई थी ये। परंतु इसके समय कौन था गवर्नर ऑफ इंडिया, वायसराय ऑफ इंडिया, ये था हमारे लॉर्ड डफरिन। ठीक है, उसके बाद लॉर्ड लैंसडाउन आते हैं, ये फैक्ट्री एक्ट को दोबारा से रिपीट करते हैं, इंडियन काउंसिल एक्ट लेकर आते हैं, और सेटिंग अप डूरंड कमीशन, और इनके समय पे डूरंड कमीशन भी आता है। ठीक है, उसके बाद लॉर्ड कर्जन, कर्जन के समय पे क्या आता है कि पुलिस कमीशन आता है, पुलिस को अपॉइंट कर देते हैं, लोगों के बीच में लड़ाई ना हो, उनके बीच में मसले सुलझाए जाएं। ठीक है, जो मज़दूरों पर या फिर अपने से कमज़ोर लोगों पर अत्याचार करते हैं उनको सज़ा दी जाए, तो इसके लिए पुलिस को अपॉइंटमेंट कर देते हैं, पुलिस कमीशन आता है। अपॉइंटमेंट ऑफ यूनिवर्सिटीज कमीशन, और यूनिवर्सिटी कमीशन का भी गठन इनके समय पे होता है 1902 में। ठीक है, इंडियन यूनिवर्सिटी एक्ट आता है, और पार्टीशन ऑफ बंगाल, लॉर्ड कर्जन के समय में ही बंगाल का विभाजन होता है। ठीक है, लॉर्ड कर्जन के समय में ही बंगाल का विभाजन होता है, बंगाल को दो भागों में बांट दिया जाता है, ईस्ट बंगाल एंड वेस्ट बंगाल। ईस्ट बंगाल को बांग्लादेश बना दिया जाता है, और वेस्ट बंगाल को हमारा इंडिया में ही है वेस्ट बंगाल। ठीक है, ईस्ट बंगाल को अलग देश बना दिया गया, वैसे अब देश बाद में बना, परंतु उस समय दो भागों में विभाजित हो गया। ठीक है, लॉर्ड मिंटो सेकंड, अब मिंटो फर्स्ट आया था, आपको बताया था, है ना। उसके बाद अब आते हैं हमारे लॉर्ड मिंटो सेकंड। इसके टाइम पीरियड में स्वदेशी मूवमेंट स्टार्ट हो गए थे इंडिया में। ठीक है, सूरत स्प्लिट सेशन भी इसी के समय हुआ था। सूरत स्प्लिट सेशन, कांग्रेस दो भागों में डिवाइड हो गई थी इसके समय पे, एक तो नरम दल एंड और गरम दल। एक ये चाहते थे कि भाई इंडिया को आज़ाद सिर्फ आंदोलन करके, अहिंसा के मार्ग पर चल करके इंडिया को आज़ाद कराया जाए, और एक चाहते थे कि भाई नहीं, युद्ध करके इंडिया को आज़ाद कराया जाएगा, भारत की आज़ादी सिर्फ युद्ध करके ही मिल सकती है। तो ये मॉडर्न कांग्रेस और एक्सट्रीमिस्ट कांग्रेस दो भागों में डिवाइड हो गई थी सूरत स्प्लिट सेशन में। सूरत में ही हुआ था, 1907 में हुआ था। और मुस्लिम लीग की स्थापना भी हुई थी 1906 में। किसने की थी मुस्लिम लीग की स्थापना, बताना कमेंट बॉक्स में। और मॉडले मिंटो रिफॉर्म भी इन्हीं के समय में आया था, मिंटो सेकंड के समय में। ठीक है, उसके बाद लॉर्ड हॉर्डिंग सेकंड आते हैं, और ये क्या करते हैं, एनुलमेंट ऑफ पार्टीशन ऑफ बंगाल। बंगाल का जो पार्टीशन हुआ था उसको एनुलमेंट करते हैं 1911 में। ठीक है, और ट्रांसफ़र ऑफ कैपिटल फ्रॉम कलकत्ता टू दिल्ली, और इसी के समय में भारत की राजधानी को कलकत्ता से दिल्ली में स्थानांतरण कर दिया जाता है 1911 में। ठीक है, लॉर्ड हॉर्डिंग के समय सेकंड, लॉर्ड हॉर्डिंग सेकंड के समय में भारत की राजधानी कलकत्ता से दिल्ली ट्रांसफ़र कर दी जाती है, और हिंदू महासभा भी स्थापित की जाती है, एस्टेब्लिशमेंट ऑफ हिंदू महासभा 1915 में। ठीक है, उसके बाद लॉर्ड चैम्सफोर्ड आते हैं। लॉर्ड चैम्सफोर्ड के समय में लखनऊ पैक्ट आता है, 1916 में लखनऊ पैक्ट आया। इसी के समय चंपारण सत्याग्रह भी स्टार्ट होता है, चंपारण सत्याग्रह एंड खेड़ा सत्याग्रह। अहमदाबाद मिल स्ट्राइक्स, भूख हड़ताल, फर्स्ट हंगर स्ट्राइक थी महात्मा गांधी की। ठीक है,
उसके बाद मॉन्टेग अगस्त डिक्लेरेशन जिसको अगस्त मॉन्टेग्स ऑफ अगस्त डिक्लेरेशन 1917 में ये भी आया। और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 में आया। उस समय वायसराय कौन थे? चैम्सफोर्ड। और 1919 में रॉलेट एक्ट भी आया था, वेरी फेमस रॉलेट एक्ट। ठीक है, जलियांवाला बाग मास्कर ऑफ 1900। रॉलेट एक्ट के विरोध में ही क्या हुआ था? विरोध हुआ था, साइमन गोबैक के नारे लगे थे और जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था, है ना। लॉन्च ऑफ नॉन कोऑपरेशन एंड खिलाफत मूवमेंट, और ब्रिटिश के खिलाफ महात्मा गांधी ने दो स्पेशल मूवमेंट, नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट एंड खिलाफत मूवमेंट, ये दोनों स्टार्ट किए थे। ठीक है, उसके बाद लॉर्ड रीडिंग आए थे। उनके समय में क्या क्या कार्य हुए थे? उनके समय में चौरा चौरी इंसिडेंट हुआ था, चौरा चौरी कांड। ठीक है, इन्हीं, वैसे कांड नहीं बोलेंगे इसको, चौरा चौरी प्लान नाम दिया गया, चौरा चौरी प्लान। इसमें क्या होता है कि जो गुस्साए लोग होते हैं वो इंडिया के लोग, वो पुलिस स्टेशन में आग लगा देते हैं, वहाँ पर कई पुलिस वाले जल करके मर जाते हैं। इसके विरोध में महात्मा गांधी जी ने नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट वापस ले लिया जाता है। महात्मा गांधी विड्रॉल ऑफ नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट। ठीक है, महात्मा गांधी अपने नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट को वापस ले लेते हैं, क्योंकि वो अहिंसा के मार्ग पर चलते हैं और ये लोग हिंसा कर देते हैं, इसलिए वो अपने आंदोलन को वापस ले लेते हैं। और उसके बाद स्वराज पार्टी की स्थापना होती है। स्वराज पार्टी की स्थापना किसने की थी बताइए? काकोरी ट्रेन एक्सीडेंट, काकोरी में ट्रेन को लूटा जाता है, काकोरी ट्रेन प्लान। जो एक्सट्रीमिस्ट लीडर होते हैं कांग्रेस के, वो इस कार्य को करते हैं। ठीक है, हमारा जो भारत का जो बहुत सारा धन होता है वो अंग्रेज ले जा रहे होते हैं उसको, तो वो उसको लूट लेते हैं कि हमारा धन इंडिया का इंडिया में ही रहेगा। उसके बाद लॉर्ड इरविन आते हैं। इरविन के समय में साइमन कमीशन इंडिया में आता है। ठीक है, साइमन कमीशन को वापस भेजने के लिए नारे लगाए जाते हैं। साइमन गो बैक का नारा लगाया। इसी जब साइमन गो बैक के नारे लग रहे होते हैं उसमें लाजपत राय भी होते हैं, जिनकी जेपी सॉन्डर्स लाठी मारकर हत्या कर देता है। और उसी का बदला लेने के लिए भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु जेपी सॉन्डर्स की हत्या कर देते हैं और इसीलिए उनको फांसी की सज़ा होती है तीनों को। ठीक है, उसके बाद हारकोर्ट बटलर इंडियन स्टेट कमीशन आता है। इंडिया में राज्य बनाए जाते हैं। ठीक है, स्टेट्स कमीशन 1927 में आता है। नेहरू रिपोर्ट आती है 1928 में। उसके बाद दीपावली डिक्लेरेशन होता है 1929 में। और लाहौर सेशन, इंडिया के सेशन चल रहे होते हैं इंडियन नेशनल कांग्रेस के, तो लाहौर में सेशन होता है और उस सेशन में पूर्ण स्वराज्य की मांग की जाती है कि हमें हमारा पूरा देश स्वतंत्र चाहिए, पूर्ण स्वराज चाहिए हमारे देश पर में। फर्स्ट टाइम पूर्ण स्वराज की मांग 1929 में लाहौर सेशन के दौरान की गई थी। ठीक है, उसके बाद इंडिया जो महात्मा गांधी होते हैं इंडिया में क्या करते हैं, दांडी मार्च स्टार्ट कर देते हैं, दांडी यात्रा, फेमस यात्रा दांडी यात्रा। और सिविल डिसओबीडिएंट मूवमेंट भी स्टार्ट हो जाता है 1930 को, है ना। उसके बाद अंग्रेज क्या करते हैं, राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस, गोल मेज सम्मेलन स्टार्ट होता है। 3 गोल मेज सम्मेलन होते हैं, उसमें डॉक्टर भीमराव जो अंबेडकर होते हैं वो तीनों में जाते हैं। ठीक है, फर्स्ट राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस 1930 में हुई थी, सेकंड 31 में हुई थी और थर्ड 32 में हुई थी। सेकंड में गांधी इरविन पैक्ट भी होता है, क्योंकि सेकंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में महात्मा गांधी जी खुद भी जाते हैं। ठीक है, उसके बाद लॉर्ड विलियम बना वायसराय इंडिया का विलियम। इसके समय में क्या हुआ, कम्युनल अवार्ड दिए गए इसके समय में। और इसी के समय में सेकंड एंड थर्ड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस हुई 1932 में। पूना पैक्ट आया और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935, ये वाला भी इसके समय पे आया। और समय लॉर्ड विलिंगडन थे। उसके बाद लॉर्ड लिनलिथगो, इसके समय में क्या हुआ, रेजिग्नेशन ऑफ द कांग्रेस मिनिस्ट्रीज आफ्टर द आउटब्रेक ऑफ द सेकेंड वर्ल्ड वॉर। कांग्रेस मिनिस्ट्रीज थी उसको आउटब्रेक कर दिया गया रेजिग्नेशन को। ठीक है, सेकेंड वर्ल्ड वॉर के समय 1939 के समय पे, ये सेकेंड वर्ल्ड वॉर हुआ था उसी समय।
सेकेंड वर्ल्ड वॉर के समय में जो अंग्रेज़ थे उनकी तरफ से लड़ने के लिए भारत में अगस्त ऑफर लेकर के आए कि तुम हमारी तरफ से लड़ो और हम तुमको आज़ादी देंगे, हम तुम्हें ये सुविधाएं देंगे। लेकिन इंडिया के लोगों ने उस समय मना कर दिया कि हम नहीं लड़ेंगे, हम तुम्हारी बात नहीं मानेंगे, हम वर्ल्ड वॉर का हिस्सा नहीं बनेंगे। त्रिपुरी क्राइसिस एंड फॉर्मेशन ऑफ फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना होती है। त्रिपुरा का सेशन होता है 1939 में, ठीक है। सुभाष चंद्र बोस को जिसमें अध्यक्ष बनाया जाता है, परंतु महात्मा गांधी जी इनका विरोध कर देते हैं। उसके बाद सुभाष चंद्र बोस अलग हो जाते हैं कांग्रेस से और अपनी एक नई पार्टी फॉरवर्ड ब्लॉक बनाते हैं, ठीक है। उसके बाद लाहौर रिजोल्यूशन ऑफ द मुस्लिम लीग डिमांड फॉर ए सेपरेट स्टेट फॉर मुस्लिम्स। लाहौर रिजोल्यूशन होता है 1940 में। उसमें क्या किया जाता है कि मुस्लिमों के लिए अलग राज्य की मांग की जाती है, डिमांड की जाती है, जिसको आज के टाइम में हम पाकिस्तान बोलते हैं, ठीक है। अगस्त ऑफर आया 1940 में। यह भारतीयों को रिझाने के लिए आया था कि इंग्लिश लोगों ने कहा था कि आप हमारा वर्ल्ड वॉर सेकंड में साथ दीजिए, हमारे साथ युद्ध करिए, हम आपको ये सुविधाएं देंगे। फॉर्मेशन ऑफ इंडियन नेशनल आर्मी, और इसी के टाइम पीरियड में इंडियन नेशनल आर्मी की भी स्थापना होती है। क्रिप्स मिशन आता है 1942 में और क्विट इंडिया मूवमेंट भी स्टार्ट हो जाता है। क्रिप्स मिशन के विरोध में ये क्विट इंडिया मूवमेंट स्टार्ट हो जाता है, भारत छोड़ो आंदोलन। महात्मा गांधी के ने स्टार्ट किया था ये क्विट इंडिया मूवमेंट। और इसी के समय में, इस समय महात्मा गांधी को अरेस्ट कर दिया जाता है, जेल में होते हैं ये, और जेल में ये नारा देते हैं डू और डाई, करो या मरो। उसके बाद लॉर्ड वेबल आते हैं। वेबल ये सी राजगोपालाचारी और सी आर फॉर्मूला इसके समय पे आया। राजगोपालाचारी जो होते हैं वो फर्स्ट गवर्नर ऑफ बंगाल होते हैं, गवर्नर ऑफ इंडिया, जो कि इंडियन होते हैं। ये 1944 में सी राजगोपालाचारी का फॉर्मूला आया। वेवल प्लान आया और शिमला प्लान भी इन्हीं के समय में आया। कैबिनेट मिशन प्लान आया, ब्रिटेन की संसद में कैबिनेट मिशन प्लान प्रस्तावित हुआ। और कैबिनेट मिशन प्लान जब इंडिया में आया 1946 में, पर उसके बाद इंडिया में कैबिनेट की स्थापना हुई और उसके बाद संविधान की स्थापना भी हुई। डायरेक्ट एक्शन डे 1946 में और अनाउंसमेंट ऑफ द एंड ऑफ द ब्रिटिश रूल इन इंडिया। भारत में ब्रिटेन के लोगों की जो एंड था, मतलब कि अब ब्रिटेन के लोग भारत में नहीं रहेंगे, उसका अनाउंसमेंट हुई। और ये कब हुआ? 1946 में, जो कि सभी जानते हैं। उस समय कौन थे भाई? क्लीमेंट एटली, इंग्लैंड के जो राष्ट्रपति हुआ करते थे, उनके द्वारा, क्लीमेंट एटली के द्वारा प्रस्ताव किया गया कि इंडिया को अब, हम इंडिया में अब नहीं रहेंगे। लॉर्ड माउंटबेटन, ठीक है, इंडिया की आज़ादी के बाद में जो बने थे वो कौन थे? माउंटबेटन थे। इनके सेशन, इन्हीं के समय जून 3 प्लान आया, रेड क्लिफ कमीशन आया, ठीक है। उसके बाद इंडियाज इंडिपेंडेंट एक्ट 15 अगस्त 1947 को इंडिया को आज़ाद करा दिया गया, ये उसके समय पे, माउंटबेटन के समय पे, ठीक है। उसके बाद 1948 में जो स्वतंत्र भारत के पहले गवर्नर हुआ करते थे वो थे गवर्नर, वैसे उसकी पोस्ट को गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया ही कर दिया गया था, चेंज कर दिया गया था वापस से। और ये बने थे, कौन बने थे? गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया सी राजगोपालाचारी को बनाया गया था। और इनको भारत रत्न भी फर्स्ट टाइम इन्हीं को दिया गया था, ठीक है। अब गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया की पोस्ट को 1950 के बाद में बिल्कुल एबोलिश कर दिया गया, बिल्कुल हटा दिया गया, क्योंकि अंग्रेज़ों की दी हुई पोस्ट थी, तब तक इंडिया में रहती जब तक हम गुलामी की राह देखते। उसके बाद 1950 के बाद से ये गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया की पोस्ट को ख़त्म ही कर दिया गया, ठीक है। इस तरह से हमारे गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया हुआ करते थे और उनके समय में ये कार्य हुए। एक लॉर्ड मेयो और हुए थे, लॉर्ड मेयो, जिनकी इंडिया में ही हत्या कर दी गई थी, ठीक है। अंडमान निकोबार में उनको मार दिया गया था अफगानों के द्वारा। एक लॉर्ड मेयो हुआ करते थे वो, ठीक है। और उन्हीं के समय में फर्स्ट जनगणना भी हुई थी, लॉर्ड मेयो के समय में भारत में
फर्स्ट जनगणना, पहली जनगणना। तो इस तरह से हमारे ये आज की क्लास का सेशन होता है। आई होप आपको पसंद आया होगा। किसके टाइम पीरियड में क्या क्या कार्य हुए ये बताया गया है, और कौन सी पोस्ट किस तरह से आई इंडिया में। ठीक है, तो थैंक यू। उसके बाद हम नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। आप ज़रूर पढ़िए, लाइक करिए सेशन को। थैंक यू।